हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग। कैसे हो बच्चे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं बता दूं मैं भी ठीक हूँ। तो आपने मेरा पहला दूसरा लेक्चर देखा होगा, उसमें सिर्फ आपको मेन जो इम्पोर्टेंट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स थे उसके ओवरव्यू दिए थे, उसके बारे में डिटेल में बताया था। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर सही से। चैप्टर 2 था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसमें पहला वर्ड है एंटिटी। मैम ये एंटिटी क्या होता है? एंटिटी के बारे में मैंने आपको एक बार बताया था। इसको मीनिंग कैसे आप इसको लिखोगे जब एग्जाम में अगर पूछते हैं तो। एंटिटी एंटिटी क्या है? एक इकोनॉमिक यूनिट्स है जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज किए जाते हैं, जैसे लाइक बाइंग परचेसिंग सर्विस प्रोवाइड करना। होटल में जो जाते हैं वहां पे क्या करते हैं? सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये सारे क्या है कि जहां पे ये सब किए जाते हैं ना, वो एंटिटी होता है जिसकी एक एग्जिस्टेंस है। ठीक है बच्चा। अब बिजनेस जो है टू टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे कि एक हो सकता है बिजनेस बिजनेस एंटिटी हो सकता है, एक है नॉन बिजनेस एंटिटी। ठीक है। तो देखो बच्चे डेफिनेशन क्या है इसका। एन एंटिटी इज एन इकोनॉमिक यूनिट दैट जहां परफॉर्म किए जाते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक बाइंग सेलिंग और प्रोवाइडिंग सर्विस। एग्जाम्पल देखिए इसका क्या है। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में मैंने आपको बताया था ग्रोसरी लोकल ग्रोसरी स्टोरेज होते हैं जहाँ पे आपकी मम्मी क्या बोलती, जा बेटा वहां से नहीं सामान लेकर के आ जा। सही है। तो ये हो गया। पार्टनरशिप फर्म हो गया, कॉरपोरेशन कंपनीज जो है, एग्जाम्पल के लिए टाटा मोटर्स, ये सारे क्या है? ये एक एंटिटी तो है बच्चे, जहां पे क्या है? परफॉर्मेंस क्या रहता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। ठीक है। अब देखो इकोनॉमिक यूनिट जो है ना, मे बी टू टाइप्स में हो सकते। देखो क्या है, एक तो है बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी मीन्स जहां पे एक बिजनेसमैन का मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। वो बिजनेस एंटिटी एंटरप्राइजेस भी बोल सकते हो उसको। ठीक है। एक नॉन बिजनेस एंटिटी। अब नॉन बिजनेस एंटिटी क्या होता है? जैसे कि एनजीओ हुआ, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ, क्लब, स्कूल, ये सारे के सारे ना बच्चे ये नॉन बिजनेस एंटिटीज है। ओके। समझ में आ गया बच्चे एंटिटी। अब नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चा ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन क्या है? ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे क्या होता है कि फाइनेंशियल पोजीशन जो बिजनेस का वो चेंज हो जाता है। कैसे? सेल किया, सेल पे प्रॉफिट कमाते हैं, इससे क्या हो गया? फाइनेंशियल पोजीशन बड़ी इंक्रीज हो गया, इसका मतलब स्ट्रांग हो गया फाइनेंशियल पोजीशन। अब बैंक लोन लिया, बैंक लोन से क्या हुआ? पैसे आए, तो रिसोर्सेज तो भी पास पे आए ना, तो इसके इंक्रीज हो गया। उससे आपने क्या करा? मशीन परचेज कर लिया, तो पैसा गया और मशीन आ गया। तो और जैसे कि सेल किया, सेल करने से आपके पास में कैश आया। ये क्या है? ट्रांजेक्शन है। ये ट्रांजेक्शन है बच्चा। ठीक है। जिससे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होता है। देखो इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच रिजल्ट इनटू चेंज इन अ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट है इवेंट। अब ये इवेंट क्या है? एक नॉर्मल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे जेठालाल था, पूरे दिन वो मतलब सुबह से लेके शाम तक बिजनेस में आता है, वहां पे सेल किए जाते हैं, कई चीज सेल करता है, फिर सप्लायर से मंगवाता भी है। ठीक है। तो जब वो बिजनेस उसका मान लो शाम हो गया रात हो गया, वो बैठ के देखेगा तो सही आज का कि आज हमारे कितने सेल हुए, कितने का हमने परचेज किया। वो एक फाइनल आउटकम निकालता है, क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। वो सारे ही एक इवेंट होता है। जैसे देखो इवेंट इवेंट इज एन आउटकम ऑफ ट्रांजेक्शन। आउटकम ऑफ ट्रांजेक्शन एग्जाम्पल तो मैं आपको जेठालाल का बताया। एक और देखो यहाँ पे क्या है? परचेज ऑफ गुड्स इन कैश। आप जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस जिसका चल रहा है, उसने गुड्स परचेज किया कैश में 10,000 का। उसी गुड्स को क्या किया? सेल आउट कर दिया इन कैश में 15,000 का। तो देखिए ये क्या? परचेज करना सेल करना, ये एक ट्रांजेक्शन हुआ। और इससे क्या हुआ? 5,000 का प्रॉफिट हुआ। 10,000 से जो परचेज किया था हमने गुड्स, वो 15,000 में बेच दिया। यहाँ पे 5,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो ये एक पॉजिटिव इवेंट हो गया। ठीक है बच्चा। तो ये ट्रांजेक्शन, आउटकम ऑफ ट्रांजेक्शन। तो इट इज एन आउटकम ऑफ ट्रांजेक्शन। इवेंट समझ में आ गया आप सबको। नेक्स्ट तो आगे देखते हैं बच्चे। अकाउंट। अब ये अकाउंट क्या है?
बताती हूँ। देखो, जेठालाल ने क्या किया था, मोहन को टीवी सेल किया था। मैंने बोला था क्रेडिट क्रेडिट पे भी कर सकता है और सेल पे भी कर सकता है। मान लेते हैं ये क्या है, मोहन अकाउंट, आगे सीखोगे, ठीक है, अभी एग्जाम्पल के लिए समझा रहे बच्चे। ये अकाउंट है, मोहन को क्या किया इसने, उन्होंने क्रेडिट पे सेल किया था टीवी, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल, मैंने लिख दिया अमाउंट 10,000, जितने का भी उसने सेल किया होगा 10,000 का। अब मान लो कि मोहन ने अपने को पैसे दे दिए, इसमें से हाफ पैसे दे दिए, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा बाय कैश 10,000, ठीक है। ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, यहाँ पे 10,000 हो गया, इक्वल करते हैं इसको, और कितना बच रहा है, इतना बैलेंस बच गया, बाय बैलेंस बीडी इतना 5,000, सॉरी मोहन अकाउंट है, सेल के 10,000 का, उन्होंने हाफ कैश पे कर दिया, तो 5,000 का मान लो कैश पे कर दिया, 5,000 अभी और बचा है, तो टू बैलेंस बी सी डी लिख देते हैं यहाँ पर 5,000। तो क्या ये एक अकाउंट है, जो कि हिंदी में क्या कहते हैं, खाता, ठीक है, अकाउंट बन रहा है। यहाँ पे पता चल रहा है कि मोहन को हमने सेल के 10,000 का, ठीक है, कुछ दिन बाद हो सकता है उसने हो गया, मतलब कुछ दिन बाद उसने 5,000 का कैश दे दिया, 5,000 अभी भी बचा, उसने नहीं दिया। तो देखो एग्जाम्पल के साथ में बताइए, ये तो मोहन हो गया, ये स्टॉक अकाउंट है, ये अकाउंट है, ये भी तो बन सकता है बच्चे, कितने का परचेस करके लाए हो, तो यहाँ पे टू परचेस लिख सकते हैं। मान लो कि मैंने सोहन से परचेस किया था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, स्टॉक परचेज किया सोहन से ऑन क्रेडिट पे, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, सोहन, सोहन अकाउंट डेबिट, और सॉरी, ठीक है, यहाँ पे मान लो कि 5,000 का परचेज किया था, ठीक है, और इनको हमने कैश पे कर दिया, परचेज किया था, और यहाँ पे डेबिट हो गया, ठीक है, इसको कैश दे रहे हैं, तो यहाँ पे कैश दे रहे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय कैश, सॉरी ये गलत हो गया बच्चे, रुको, ये गलत हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया मेरे से, ठीक है, तो फिर से देखो, ये स्टॉक अकाउंट है, ठीक है, और माना कि हमने सोहन से परचेज करके लाए ऑन क्रेडिट पे, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू सोहन, 5,000 का परचेज किया, इससे हमने कितना 5,000 का परचेज किया, ये हो गया, और यहाँ पे मान लो कि अभी तक हमने इसे पेमेंट नहीं किया, आगे जाकर के पेमेंट कर देंगे 5,000 का, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी 5,000, सही है। तो यहाँ पे क्या है, अब मैंने आपको बताया, अब पहले देखो डेफिनेशन पर क्या लिखा हुआ है, एन अकाउंट इज ए प्लेस, ठीक है, अकाउंट एक ऐसा मतलब प्लेस है, व्हेन अकाउंट इज ए प्लेस वेयर recorded we recorded all the information about particular person, जहां पे पर्टिकुलर पर्सन की सारे ट्रांजेक्शन, क्या इन्फॉर्मेशन है वो रिलेटेड क्या कर, देखो यहाँ पे अकाउंट से मोहन का, यहाँ पे इतने का सेल किया, कैश मैंने इतना कर दिया, कैश इतना पेमेंट कर दिया, वो अपने उसने दे दिया कैश, और बाकी इतना बच रहा है, तो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे एक ही अकाउंट पे मिल रहा है, और थिंक इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स डेट वाइज, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो हो सकता है कि ये पर्सन से रिलेटेड भी हो अकाउंट, और थिंग मतलब स्टॉक क्या है, एक थिंग्स ही तो है, ठीक है, ये हो गया स्टॉक अकाउंट, ये स्टॉक अकाउंट, तो ये समझाने का पर्पज था, मेरा एग्जाम्पल था। तो एन अकाउंट इज ए प्लेस वेयर वी रिकॉर्ड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर पर्सन और थिंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब डेट वाइज, डे टू डे क्या हो, डे टू डे बिजनेस में चल, मतलब कितना परचेज सेल हो रहा है, वो डेट वाइज रिकॉर्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट ड्रॉइंग, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि बिजनेस जेठालाल को फोन करते हैं, दया करती है, और दया क्या कर, पैसे मांगती है कि मेरे को मार्केट जाना है, 5,000 या 10,000 की जरूरत है। जेठालाल ने क्या करा, बिजनेस के पैसे जो थे उसने क्या कर दिया, दया को दे दिया, उसमें से निकाला और दया को दे दिया, तो यहाँ पे पर्सनल यूज के लिए लिया, बिजनेस का
पैसे पर्सनल यूज के लिए निकाले तो वो ड्राइंग होता है। देखो तो यहाँ व्हेन ऑनर ऑफ द बिजनेसेस विड्रॉ मनी और मनी इज वर्थ, यार तो पैसे हो सकता है ना कि मान लो एक मनी इज वर्थ मतलब मोबाइल है उनके, तो मोबाइल को भी वो मोबाइल भी सेल आउट करते हैं, उसमें से पर्सनल यूज के लिए एक मोबाइल ले लिया, वो भी ड्राइंग कहलाता है। तो मनी इज वर्थ थिंग्स फ्रॉम बिजनेसेस फॉर हिज पर्सनल यूज के लिए लिया है, दैट इज नाउ एज ड्राइंग। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट तो अब कैपिटल के बारे में बताया था। कोई भी ऑनर या बिजनेसमैन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो इनिशियल अमाउंट लाते हैं ना, उसे कैपिटल कहते हैं। तो देखो तो कैपिटल द इनिशियल अमाउंट इन विच यूज इन्वेस्ट इन अ बिजनेस टू स्टार्ट अ बिजनेस। ठीक है, ये कैपिटल का हो गया। अब है लायबिलिटीज का मतलब क्या है मैम? देखो लायबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशन। लायबिलिटीज ना एक ऑब्लिगेशन, एक डेब्ट है जो बिजनेस को पे करना पड़ेगा आगे नेक्स्ट फ्यूचर में। देखो तो लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशन, डेब्ट है ऑफ अ बिजनेस के लिए एक डेब्ट है, दायित्व है, दैट इट हैज टू पे इन द फ्यूचर, आगे जाकर के उसको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते बच्चे, जिसमें 2 टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज। हाँ तो नेक्स्ट देखते बच्चा। अच्छा लायबिलिटी की मैंने आपको एग्जांपल नहीं बताया, वही क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, बैंक लोन, ये सारे लायबिलिटीज के एग्जांपल है। देखते हैं टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज। मैंने बताया था आपको 2 टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज होते हैं, है ना बच्चे? 2 टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज होते हैं। देखो करंट लायबिलिटीज विच यूज टू पे विदिन अ ईयर और 12 मंथ इज कॉल्ड करंट लायबिलिटीज। मैंने बताया था वो डेब्ट या वो ऑब्लिगेशन जिसे विदिन द 1 ईयर या 12 मंथ के अंदर पे करना पड़ता है, वो करंट लायबिलिटीज होता है। ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटीज विच वी हैव टू पे मोर देन ईयर, एक साल से ज्यादा में पे करना पड़े, मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज क्या हुआ? जिसका विदिन द 1 ईयर नहीं, 1 साल 2 साल के अंदर पेमेंट करना पड़ता है, उसे नॉन करंट लायबिलिटीज बोलते हैं। ठीक है। लायबिलिटीज विच वी हैव टू पे मोर द ईयर इज नाउ एज नॉन करंट लायबिलिटीज, जैसे कि बैंक लोन, और इसमें करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर, बिल्स पेबल्स एक्सेट्रा। तो समझ में आगे बच्चे, करंट लायबिलिटीज किसे कहते हैं? जिसका पेमेंट विद इन द 1 ईयर करना पड़ता है, और उसके एग्जाम्पल देखें तो जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये इसके एग्जाम्पल्स है, और भी बहुत सारे हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होता है? जिसका पेमेंट 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर करना पड़ता है, मतलब मोर देन 1 ईयर, वो क्या हो गया? नॉन करंट लायबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि बैंक लोन। आगे और फर्दर डिवाइड किया है वो देखते हैं बच्चे। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चे क्या है, फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज। मैंने आपको बताई थी जब आपको ओवरव्यू दे रही थी, तभी बताई थी कि लायबिलिटीज तो मैंने देखे 2 टाइप्स का होता है, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। ठीक है। आगे और किया एक्सटर्नल और इंटरनल लायबिलिटीज क्या होते हैं देखते हैं। इंटरनल लायबिलिटी ये क्या होता है? यहाँ पे ना मैंने बताया था कि बिजनेस और ऑनर दोनों ही डिफरेंट पर्सन है। जो बिजनेस है, बिजनेस को क्या है? ऑनर ने कैपिटल दिया है, तभी तो आज बिजनेस खड़ा है। जब बिजनेस वाइंड अप होता है तो बिजनेस को ऑनर को पे करना पड़ता है कैपिटल। ये क्या है? इंटरनल लायबिलिटीज हो गया बिजनेस। देखो आपको इस यहाँ पे अच्छे समझ में आएगा। इंटरनल लायबिलिटी द अमाउंट विच बिजनेसेस हैज टू पे टू द ऑनर एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब बिजनेस खत्म हो रहा है, वाइंड अप हो रहा है, जैसे कि एग्जांपल कैपिटल्स। ठीक है। एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या होता है मैम? आउटसाइडर लायबिलिटीज, जैसे कि क्रेडिटर हो गया, बैंक लोन हो गया, इन्हें पे करना पड़ता है, वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज हो गया। द अमाउंट दैट द बिजनेस हैज टू पे द आउटसाइडर्स इज कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एग्जाम्पल के लिए क्रेडिटर, बैंक लोन्स एक्सेट्रा। ओके बच्चे, समझ में आ गया? नेक्स्ट एसेट्स।
ये क्या है? तो एसेट्स आर द रिसोर्सेस ऑन्ड बाय अ बिजनेस। ठीक है, बिजनेस के लिए सबसे पहले तो ये एक रिसोर्स है जिसका विच हैव अ मॉनेटरी वैल्यू एंड हेल्प इन द अर्निंग बिजनेस। जैसे एग्जांपल देखो, कैश, बैंक, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्चर्स, फिटिंग, लैंड, मशीनरी, व्हीकल्स, गैजेट एक्सेट्रा। ये सारी एसेट्स है जो बिजनेस को चलाने में मदद करती है और जैसे कि प्रॉफिट अर्न करने में भी मदद करती है। इसके बिना क्या चलेगा बिजनेस? नहीं, नहीं चल सकता है। कैश बैंक बिल्डिंग फर्नीचर फिटिंग लैंड मशीनरी वैल्यू व्हीकल, ये सारे के सारे तो एसेट्स ही है। ठीक है, इसको आगे फर्दर नहीं, एसेट्स कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक करंट एसेट्स होता है, एक नॉन करंट एसेट्स होता है। देखते हैं बच्चों भी। तो टाइप ऑफ एसेट्स, सबसे पहले देखते हैं करंट एसेट। करंट एसेट्स क्या है? जिसे मैंने बताया था विद इन 1 ईयर में कन्वर्टेड हो जाए कैश के अंदर। देखिए, करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर। इट हैज द इंटेंशन टू रीसेल इन द मार्केट। करंट एसेट में स्टॉक भी होता है, जो कि स्टॉक क्या है? करंट एसेट्स। और उसको हम क्यों रखते हैं? नेक्स्ट ईयर जा करके रीसेल करें मार्केट में, तो वो है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखो, स्टॉक, डेटर, कैश एक्सेट्रा, ये सारे के सारे करंट एसेट्स का पार्ट है। सेकेंड, नॉन करंट एसेट। तो सेकेंड बच्चा नॉन करंट एसेट्स, ये क्या होता है? मैंने आपको बताया था, वो एसेट्स जो कन्वर्ट नहीं हो सकता विद इन 1 ईयर, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल ले सकता है कन्वर्ट होने में, उसे क्या कहते हैं? नॉन करंट एसेट्स। देखो, नॉन करंट एसेट्स दोज एसेट्स विच आर जनरली कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश। सेकंड बचा नॉन करंट एसेट्स, दोज एसेट्स विच आर जनरली कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ और ईयर। तो मैंने बताया भी था आपको, नॉन करंट एसेट्स जो कन्वर्ट नहीं हो सकता विद इन 1 ईयर, मतलब क्या? 1 साल 2 साल 3 साल ले सकता है नहीं कन्वर्ट होने में, उसे कहते हैं नॉन करंट एसेट्स। देखो, दिस एसेट्स आर परचेज विद इंटेंशन टू नॉट सेल इट फर्दर बट टू यूज इट फॉर अ ईयर। इसका ये नहीं मतलब है कि आप जो ये एसेट्स परचेज करते हो तो रीसेल के पर्पज से नहीं, ये बिजनेस में यूज करने के लिए लेते हैं नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, ये हेल्प करता है जनरेटिंग आर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। एग्जाम्पल के लिए लैंड बिल्डिंग फर्नीचर फिक्सर एक्सेट्रा, ये हो गया नॉन करंट एसेट्स। अब इसे आगे और फर्दर डिवाइड किया है, वो भी देखते बच्चे। आगे देखते बच्चे, आगे क्या है? मैंने बोला था कि फिक्स एसेट्स जो लैंड बिल्डिंग, इन्हीं को अब क्या है ना, पीपी के नाम से लेते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, देखो, फिक्स एसेट्स या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बोल दो, पीपी, आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू क्या? टेंजिबल एसेट्स। मैंने बताया था टेंजिबल एसेट्स जिसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसे देख सकते हैं छू सकते हैं, वो क्या? टेंजिबल एसेट। जैसे कि लैंड बिल्डिंग फर्नीचर, ये सारे क्या हो गया? टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स जिसे हम ना देख सकते ना छू सकते हैं, सही है, सिर्फ उसका वैल्यू होता है, सिर्फ नहीं मतलब उसका वैल्यू होता है, जो है ना प्रॉफिट अर्न करने में भी हेल्प करता है। जैसे कि गुडविल, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये एक्सेट्रा सारे के सारे। तो देखो, टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। सही बच्चे, कैन बी सी एंड टच। एग्जाम्पल के लिए लैंड बिल्डिंग फर्नीचर machinery, etc. Intangible assets are those assets which do not have physical forms, physical existence नहीं होता है, but have a value for the business and help the business earn a profit. एग्जाम्पल के लिए देखिए, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। नेक्स्ट बच्चे, एसेट तक देख लिया था, नेक्स्ट देखते हैं फिक्टिशियस एसेट्स या नॉमिनल एसेट। ये कौन सा एसेट होता है मैम? ये वो एसेट है जो सिर्फ नाम मात्र का होता है, फिर भी इसको हम एसेट साइड में दिखाते हैं। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ये क्या एक खर्चा है
यूज ऑफ अमाउंट में क्या करती है कंपनी, एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करती है। विमल का ले लो, जो कि शाहरुख खान और ये क्या बोलते हैं अक्षय कुमार देते हैं। इन्होंने क्या करा होगा, उस विमल वाली कंपनी ने काफी खर्चा किया होगा उसके बाद उस एडवर्टाइजमेंट में। उसका बेनिफिट क्या उनको तुरंत मिल जाता है? नहीं, इन फ्यूचर 2-3 साल जो भी है, उस 2-3 साल में उनको फ्यूचर में क्या बेनिफिट मिलेगा। तब तक के लिए वो क्या करते हैं, वो जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है उसको फिक्टिशियस एसेट या नॉमिनल एसेट के तौर पे एसेट साइड में दिखाते हैं। समझ में आ रहा बच्चे? जैसे जैसे उसको आगे है ना बेनिफिट मिलेगा ना, वैसे वैसे उस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को वो राइट ऑफ करते जाएंगे। आगे आप अभी पढ़ोगे रेवेन्यू, सॉरी डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसमें आपको अच्छे से एग्जांपल के साथ में बताऊंगी। तो अभी देखो फिक्टिशियस एसेट में क्या है, फिक्टिशियस एसेट्स आर दोज एक्सपेंडिचर which are not a real asset but are shown in the books as a assets because क्योंकि their benefit is yet to be received in future, आगे जाकर के उसको बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखो, फॉर एग्जाम्पल प्रीमियरली एक्सपेंसेज, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज एक्सेट्रा। तो बच्चे आई होप आप सबको बेसिक टर्म अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। मैं अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, एग्जाम्पल देने का भी बहुत अच्छे से कोशिश करती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।